हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चैनल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा चैनल है इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू, लेट्स स्टडी। हमारा जो चैनल है वो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो जो स्टूडेंट्स फिफ्थ, नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड के हैं, उनके लिए भी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उनकी जो इंग्लिश की बुक है उसको हम कम्प्लीटली, इंग्लिश जो बुक है उसको कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश बुक के, वो यहाँ से हमारी वीडियोस को देखकर जो है अपनी जो नॉलेज है उनको इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है लिरिकल बैलड्स। लिरिकल बैलड्स जो है वो रोमांटिक पीरियड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से है सही मायने में जो रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो बात करते हैं लिरिकल बैलड्स के बैकग्राउंड की। लिरिकल बैलड्स जो है उसे पब्लिश किया गया था 1798 में। याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे पर्सनल नोट से आपके लिए माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो लिरिकल बैलड से रिलेटेड है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो जो है या कहीं किसी भी और सोर्स से लिरिकल बैलड्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंटेंट आपको दिया गया है ये कम्प्लीटली जो है ट्रस्टवर्दी है और सभी माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल है, फैक्ट है, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये जो लिरिकल बैलड्स है इसको पब्लिश किया गया था 1798 में और इसका कंप्लीट टाइटल है, फ्रेंड्स याद रखिएगा, लिरिकल बैलड्स विद फ्यू अदर पोम्स। तो क्या है इसका कंप्लीट टाइटल? लिरिकल बैलड्स विद फ्यू अदर पोम्स। और इसको पब्लिश कब किया गया था? 1798 में। अगर रोमांटिक पीरियड की हम बात करें तो रोमांटिक पीरियड जो है वो असल में लिरिकल बैलड्स के पब्लिकेशन के साथ ही स्टार्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो था जो एक कवियों की जो रचनाएं थी उन्होंने एक मोड़ दिया था कि नेचर से, कॉमन लैंग्वेज से, कॉमन लाइफ से जो था उसको जोड़ दिया था। तो यहाँ से जो है रोमांटिक पीरियड की असल शुरुआत मानी जाती है। तो इसको लिखने वाले राइटर कौन थे, किन्होंने लिखा था? इसको कोलैबोरेशन में लिखा गया था दो राइटर्स के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, दो राइटर्स के द्वारा इसको लिखा गया था। एक थे एस टी कॉलरिज और दूसरे थे विलियम वर्ड्सवर्थ। इन दोनों ने लिरिकल बैलड्स को लिखा था। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी पोम्स थी। तो बात करते हैं, इसमें टोटल 23 पोम्स थी। कितनी थी दोस्तों? 23। इन 23 पोम में से 4 का कंट्रीब्यूशन दिया था एस टी कॉलरिज ने और 23 में, सॉरी टाइपो, 19 जो था, 19 पोम जो लिखी गई थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। तो ज़्यादा जो था कंट्रीब्यूशन, जो पोम्स लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 19, और 4 जो लिखी थी वो एस टी कॉलरिज ने लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उससे पहले जो था सिटी लाइफ से रिलेटेड जो थे मटेरियल थे, अपर क्लास से रिलेटेड या फिर जो भाग दौड़ की ज़िंदगी थी उससे रिलेटेड जो थी अपनी रचनाओं को लेकर आते थे। बट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलड्स इन 1798 ही शिफ्ट्स फ्रॉम सिटी लाइफ टू रूरल लाइफ। उन्होंने जो है रूरल लाइफ को चुन लिया, यानी कि आम इंसान की, कॉमन लाइफ की, कंट्री लाइफ को जो था उन्होंने चुना और उसके बारे में जो है अपनी रचनाओं में लिखने लगे। अब ये जो दोनों राइटर्स थे इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट मैटर को चुन लिया, यानी ये नहीं था कि अगर रूरल लाइफ और कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लाइफ, कंट्री लाइफ के ऊपर अगर विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहे हैं तो एस टी कॉलरिज भी उसी से रिलेटेड लिखे हैं। नहीं, दोनों राइटर्स ने अपनी अपनी एक जोन है, जॉनर है, उसको चुन लिया था कि वो किस मैटर पर लिखेंगे और एस टी कॉलरिज जो है वो किस मैटर पर लिखेंगे। तो अभी तक हमने बात की थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सा चुना था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने चूज़ किया था
कॉमन मैन, नेचर और कंट्री लाइफ। याद रखिएगा, उन्हें नेचर पोइट भी कहा जाता है। कंट्री लाइफ यानी कि जो गांव की ज़िंदगी है, कॉमन इंसान की ज़िंदगी है। और लैंग्वेज भी कौन सी उन्होंने यूज़ की थी? कॉमन मैन की वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो आम बोलचाल की भाषा थी, उसको ही उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह दी। वेयर एज कॉलरिज चूज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। और दूसरी अगर हम बात करें कॉलरिज की, तो कॉलरिज ने किसको चूज़ किया था? कौन से एलिमेंट्स चूज़ किए थे? तो उन्होंने चूज़ किए थे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी पॉम्स हैं, उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिए गए थे। तो ये जो उनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो थोड़ा वहाँ से हट गया था। तो 19 पॉम जो लिखी गई थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, और 4 पॉम्स जो थी लिखी गई थी कॉलरिज के द्वारा। तो जो एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी, यहाँ पर उनको डिस्कस कर लेते हैं। राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर। दोस्तों याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो बनते हैं। स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितने भी हमने आपको डिटेल बताई है वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो पोएम जो उन्होंने लिखी इसमें राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर, सेकंड है फोस्टर मदर्स टेल, थर्ड है डंजन, एंड फोर्थ है नाइटिंगेल कन्वर्जन पोएम। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर, फोस्टर मदर्स टेल, डंजन, द नाइटिंगेल कन्वर्जन पोएम। तो ये जो चारों पोएम हैं ये एस टी कॉलरिज ने लिखी थी और इनको जगह मिली थी लिरिकल बैलेड्स में। अब बात कर लेते हैं द वेरी फर्स्ट पोएम। अक्सर ये एमसीक्यू बनता है, सवाल बनता है एग्ज़ाम में कि लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश होने वाली सबसे पहली पोएम कौन सी थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर जो कि एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी, ये लिरिकल बैलेड्स की सबसे पहली पोएम है। और सेकंड पोएम जो है वो है द फोस्टर मदर्स टेल। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि लास्ट पोएम कौन सी थी। तो लास्ट पोएम वॉज टिंटन अबे। तो कौन सी थी? टिंटन अबे। अब हमने यहाँ पर इनकी पोम्स के बारे में डिस्कस किया है, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट की। अब इसके एडिशंस के बारे में, एडिशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देयर वर 4 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिएगा कि लिरिकल बैलेड्स के कितने एडिशन पब्लिश हुए थे। तो लिरिकल बैलेड्स के 4 एडिशन पब्लिश किए गए थे। फर्स्ट एडिशन जो है लिरिकल बैलेड्स का वो 1798 में पब्लिश किया गया था। और इसके साथ क्या अटैच किया गया था, क्या चीज़ जो थी इसके साथ लगाई गई थी? एन एडवर्टीज़मेंट वॉज अटैच टू इट। तो याद रखिएगा कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है वो किसके साथ लगाई गई थी, किसके साथ अटैच की गई थी? ये फर्स्ट एडिशन के साथ अटैच की गई थी। अब सेकंड लिरिकल बैलेड्स जो है यानी इसका सेकंड एडिशन जो है वो 2 साल बाद आया, 1800 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1800 में लिरिकल बैलेड्स का सेकंड एडिशन आया था। और इसके साथ क्या ऐड किया गया था? इसके साथ एक प्रीफेस को ऐड किया गया था। सेकंड वॉल्यूम यानी सेकंड एडिशन के साथ एक प्रीफेस दिया गया था। अब ये जो प्रीफेस है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फ्रेंड्स। ये जो था रोमांटिसिज्म का एक स्टेटमेंट बन गया था। और इसे क्या कहा गया था? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। इसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स कहा गया था। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और इसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड भी कहा गया, मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा गया। ये सभी लाइन्स इंपॉर्टेंट है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस लाइन है, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। कि पोइट्री जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का एक ओवरफ्लो होता है जो अचानक ही हमारे माइंड में आ जाता है। ऐसा नहीं है हम सोचे समझे तरीके से पोइट्री कर दें। ऐसा होता है कि हम कहीं खड़े हैं, कहीं मान लीजिए किसी सीनरी को देख रहे हैं, अचानक ही हमारे माइंड में थॉट्स आती है, तो ये ओवरफ्लो होता है। ऐसा नहीं है कि सोची समझी एक हमने सोचा समझा और फिर हम एक पोइट्री लिख रहे हैं। ये तो एक ओवरफ्लो है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एकदम ही हमारे माइंड में आती है। तो ये जो लाइन है दोस्तों, तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है ये किसने लिखी हैं और ये कहाँ पर मिलती हैं। तो याद रखिएगा ये सेकंड वॉल्यूम प्रीफेस में मिलती हैं।
अब बात करते हैं हम थर्ड एडिशन की। थर्ड एडिशन जो है लिरिकल बैलेड्स का, वो भी उसके 2 साल बाद, याद रखिएगा 1798 प्लस 2 ईयर, फिर 1800 में सेकेंड एडिशन, फिर उसके 2 साल बाद 1802 में आता है थर्ड एडिशन। तो यहाँ पर एक अपेंडिक्स को ऐड किया गया। फर्स्ट के साथ ऐड किया गया था एक एडवर्टीज़मेंट, सेकंड के साथ प्रीफेस, और थर्ड के साथ क्या ऐड किया गया, एक अपेंडिक्स जो है इस एडिशन के साथ, थर्ड एडिशन के साथ ऐड किया गया, और उसे क्या टाइटल दिया गया, पोएटिक डिक्शन। याद रखिएगा, पोएटिक डिक्शन अपेंडिक्स जो था वो किसके साथ ऐड किया गया था, थर्ड एडिशन के साथ। पोएटिक डिक्शन होता क्या है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पोएटिक डिक्शन होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि हम कौन से शब्दों का, कौन सी लैंग्वेज का, कौन सी भाषा का हम यूज़ कर रहे हैं। तो पोएटिक डिक्शन यानी हमारा क्या एक तरीका है, हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रचनाओं को अपने व्यूवर्स तक, जो पढ़ने वाले हमारे पाठक हैं उन तक पहुंचाने के लिए हम कैसे शब्द, मान लीजिए कि हम एक फूल के ऊपर बात कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज लिख रहे हैं, और ऐसे शब्द जो हमारे आम बोलचाल में यूज़ ही नहीं होते हैं, तो ये जो है उन्होंने नहीं किया, वर्ड्सवर्थ ने, उन्होंने चूज़ की कॉमन लैंग्वेज। तो यही उनकी एक सोच थी कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो कॉमन लोगों की होनी चाहिए, ताकि जब वो रचना को पढ़ें वो भी महसूस करें, वो उसे अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट कर सके, उन शब्दों को अपनी आम बोलचाल भाषा से इस्तेमाल कर सके। तो इस पोएटिक डिक्शन का जो था, अपेंडिक्स जो लगाने का मतलब था, उनका यही एक आशय था, ताकि जो है राइटर्स, पोएट्स इस डिक्शन को समझ सके। नंबर 4 पर आता है लिरिकल बैलेड्स 1805। अब आता है 3 साल के बाद। तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1798 में पहला, उसके 2 साल बाद 1800 में दूसरा, उसके 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स 1802, फिर लास्ट में प्लस 3 ईयर्स यानी 1805 में। In 1798, when the first edition was published, it was published anonymously. Anonymously होता है बिना राइटर्स के नाम के साथ, यानी कि राइटर का नाम वहाँ नहीं होता है, तो बिना राइटर का नाम छपे एक बुक को पब्लिश करना उसे कहा जाता है एनोनिमसली। सेकेंड एडिशन में विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम जो था वो पब्लिश कर दिया गया था, बट पहले एडिशन में ना तो एस.टी. कॉलिंस का नाम था और ना ही विलियम वर्ड्सवर्थ का, मीन्स विदाउट बेयरिंग इट्स ऑथर्स नेम्स। तो इसके ऑथर्स के नेम के बिना ही इसे पब्लिश कर दिया गया था। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं हमने आपके साथ शेयर की हैं, अपने पर्सनल नोट से हमने एक एक माइन्यूट डिटेल फैक्ट को यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया है, आप तक पहुँचाया है। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये कोशिश जो है अच्छी लगी होगी, आप चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चले होंगे। लिरिकल बैलेड्स के बारे में और ज़्यादा जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द प्रिल्यूड की। प्रिल्यूड तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफी ही समझिए, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।